last lecture was different types of enthalpy. क्लियर? तो बेटा 8 to 10 टाइप की enthalpies हमने डिस्कस की थी. बताओ कौन कौन सी? enthalpy of formation. Okay, total of 9 types. Fine. enthalpy of formation, combustion. उसके बाद कौन कौन सी डिस्कस की? precipitation, solution, hydration. लास्ट में enthalpy of transition, vaporization, fusion and sublimation. Okay, तो 9 तरह की enthalpies हमने डिस्कस की. So in today's lecture we will complete 2 more types of enthalpy. 2 और enthalpy हैं, उनको कंप्लीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ. क्लियर? तो नेक्स्ट enthalpy before you is enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization. तो बेटा as I told you कि डिटेल में सिर्फ enthalpy of formation, बाकी enthalpy की तो हमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लर्न करनी है. क्लियर? तो enthalpy of atomization को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच एटोमाइजेशन. लाइक दैट. दिस इज enthalpy of atomization. वेरी सिंपल. ये क्या कहती है कि एक मोल एटम बनाने के लिए, नाम से पता चल रहा है, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एटम हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड. क्लियर? तो दैट मीन्स हमें स्टैंडर्ड स्टेट से यदि 1 मोल एटम बनाने हो, जैसे हमें हाइड्रोजन के एटम्स बनाने और उसके स्टैंडर्ड स्टेट से, तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी होगा वही बनेगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. लाइक दैट. क्लियर? तो हमेशा याद रखना बेटा, एटम जो बनाना है वो हमें स्टैंडर्ड स्टेट से बनाना है. मान लो ऑक्सीजन बनाना होगा, ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? एनीवन? ओके, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन गैसियस. फॉस्फोरस का बताओ, what was the standard state of phosphorus? P4. White P4, white phosphorus. Very good. क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, एक और एग्जांपल, कार्बन गैसियस बनाना हो तो बताओ इसका स्टैंडर्ड स्टेट क्या था? ग्रेफाइट. वेरी गुड, ग्रेफाइट. क्लियर? तो 1 मोल एटम बनाने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा? दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. तो इसको भी हम कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. Clear? So how we can define this? This is enthalpy change or the energy required to produce 1 mole of gaseous atom, to produce 1 mole of gaseous atom from required amount of substance present in standard state. Present in standard state. Standard state. Very simple. So energy required to produce 1 mole of gaseous atom. ये मोल कितने बनने चाहिए? 1 मोल. और कहाँ से बनाने हैं? एलिमेंट प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट. जैसे यदि मैं बोलूं कि सल्फर मोनोक्लिनिक टू सल्फर एटम, इज इट करेक्ट? क्या ये सही होगा? No, क्या sir. सल्फर का? वेरी गुड, इट इज इनकरेक्ट. सल्फर का स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा था? एनीवन? Rhombus. रोम्बिक सल्फर. वेरी गुड. क्लियर? तो यहाँ पे यदि हम रोम्बिक रखते तो ये डेफिनेशन करेक्ट होती. क्लियर? यदि आपको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन निकालना ही है तो इसमें क्या करेंगे? इसमें 2 एंथैल्पी लगा देंगे. एक कौन सी? एक बार बोर्ड पे देखो. एक इसमें हम ट्रांजिशन लगा दें तो मोनोक्लिनिक से क्या बन जाएगा? रोम्बिक. एक एलोट्रोप को दूसरे एलोट्रोप में ले जाने में कौन सी एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है? एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन. तो पहले ट्रांजिशन लगा दें तो क्या बन जाएगा? रोम्बिक. और फिर रोम्बिक में हम क्या लगा देंगे? एटोमाइजेशन. आया समझ में? तो नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. दिस इज इंपॉर्टेंट. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसको कैसे डिनोट करेंगे? दैट इज डेल्टा एच डिसोसिएशन. राइट? डेल्टा एच एंड दिस इज डिसोसिएशन. लाइक दैट. अच्छा, यहाँ पे नोट लगा दें, क्या मतलब होगा इसका?
Standard. Standard. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। वेरी गुड। चलिए तो इसको और डिटेल में देखें तो बेटा काफी बार आपको इसकी जगह बीडीई मिलेगा। फुल फॉर्म क्या बन जाएगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी। ठीक है, तो बेटा इसमें भी हम नाम से सजेस्ट कर सकते हैं कि ये कौन सी एनर्जी होगी। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब वो एंथैल्पी या वो एनर्जी जो हमें एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में चाहिए। To break one mole of a particular kind of bond, the energy required is the bond dissociation energy. Clear? We can say this is the energy required. Very simple. This is the energy required to break one mole of particular type of bond. Particular type of bond so that gaseous product will form. So that gaseous product will form. देखो बिल्कुल आसान है, नाम से पता चल गया बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब वो एनर्जी जो बॉन्ड को तोड़ने में रिक्वायर्ड होती है, बॉन्ड को ब्रेक करने में। ठीक है, तो कैन यू टेल मी बेटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये वैल्यू कम होगी कि ज्यादा? ज्यादा। वेरी गुड। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको तोड़ने में ब्रेक करने में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और बॉन्ड वीक हुआ तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? लेस, कम। क्लियर? so we can say stronger the bond, stronger the bond, higher will be bond dissociation energy. Note down. हाँ, डिकम्पोज करना पड़ेगा एग्जैक्टली। So to define this dissociation, we have to decompose a substance. So exactly इसी में ब्रेकिंग होती है, उसमें सब्सटेंस की ब्रेकिंग होती है, बट यहाँ पे हम किसकी ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं? बॉन्ड। काफी टाइम लगेगा आपका, आपने किया। ठीक है, अगली बार अच्छी मैनेज करो। पूछना कौन सा? एक्चुअली क्वेश्चन देख के ही हमें लगने लगता है कि सर वो टॉपिक से हट के था। यदि प्रैक्टिस अच्छी हो तो हमें लगता है कि सर बिल्कुल क्लास का पेपर था, जो क्लास में कराया वही पूछा गया। क्वेश्चन करो, इसलिए मैं कहता हूँ कीप ऑन प्रैक्टिसाइजिंग द मोर एंड मोर क्वेश्चन। डन? सात्विक डन? चलिए देखो बेटा, इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हमें लर्न करने हैं। लास्ट वाली जो एंथैल्पी है दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन, यहाँ पे हम काफी फॉर्मूलाज लर्न करेंगे। तो बताओ कौन कौन सी एंथैल्पीज को हमने डिटेल में डिस्कस किया? एक तो फॉर्मेशन वाली थी। कैन यू टेल मी व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? एनीवन? व्हाट वाज दैट रिलेशन? याद करो, हमने एक रिलेशन लिखा था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का, किसके साथ? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के साथ। क्या था रिलेशन? दैट वाज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज समेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? तो नेक्स्ट देखो बॉन्ड डिसोसिएशन को, हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट। लेट्स सपोज आपके पास बेटा मीथेन का मॉलिक्यूल है और इसमें आपने एनर्जी दी और इसको ब्रेक करके कार्बन और हाइड्रोजन को अलग कर दिया, सारे कार्बन और सारे हाइड्रोजन को अलग कर दिया। ठीक है, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी होगा
कैन यू टेल मी इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन? ध्यान से समझना बेटा, CH4 जो है इसमें कितने तरह के बॉन्ड? एक से एग्जैक्टली सिंगल टाइप ऑफ बॉन्ड। कौन सा वाला? CH। और ये है कितने? 4 CH बॉन्ड। एंड हाउ मेनी CH बॉन्ड? 4। इसका मतलब जब हमने CH4 को कार्बन और हाइड्रोजन में बदला तो हमने कितने बॉन्ड ब्रेक किए यहाँ पे? 4 बॉन्ड। कार्बन को अलग किया और चारों हाइड्रोजन को अलग किया, मतलब कितने बॉन्ड ब्रेक कर दिए? 4 बॉन्ड। मतलब इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी होगा दैट इज 4 टाइम्स ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH बॉन्ड, लाइक दैट। इसका मतलब इसमें हमने कितना एनर्जी इनपुट दिया ताकि कितने CH बॉन्ड ब्रेक हो जाए? 4। क्लियर? नाउ वन मोर एग्जांपल, सेकंड C2H6 दैट इज नोन एज बेटा मीथेन CH4। C2H6 को क्या कहते हैं? एनीवन? C2H6 is second member of alkane, इथीन। क्लियर? अब इसको फिर से हम एनर्जी देंगे ताकि दोनों कार्बन अलग हो जाए, एक एक से हाइड्रोजन भी सेपरेट हो जाए। तो दिस इज 2C गैसियस एंड 6 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बताओ ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन है वो कितने रिएक्शन के टाइम से होती है? देखो ध्यान से। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। गुड गुड। हाँ हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? स्ट्रक्चर। यदि आपको स्ट्रक्चर पता चल जाए तो ये मालूम हो जाएगा कि कितने बॉन्ड ब्रेक। तो देखो C2H6 का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? इस तरह से 2 कार्बन बॉन्ड और 6 CH बॉन्ड। तो देखो बेटा CC बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? एक, इजंट इट? और CH बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? काउंट कर लो, एक। दैट मीन्स जब हम इनको अलग करेंगे तो कितने बॉन्ड ब्रेक करेंगे? एक तो हम CH बॉन्ड ब्रेक करेंगे और एक CC बॉन्ड ब्रेक करेंगे और 6 CH बॉन्ड, लाइक दैट। दिस इज द रिएक्शन enthalpy in terms of bond dissociation enthalpy। क्लियर? नाउ लास्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको भी देखते हैं। ठीक, याद रखना बेटा, आपको सभी की डिसोसिएशन एंथैल्पी गिवन और आपको रिएक्शन एंथैल्पी पूछी जाए तो जैसे फॉर्मेशन से हमने रिएक्शन की एंथैल्पी निकाली, इसी तरह से डिसोसिएशन से भी रिएक्शन की एंथैल्पी निकलती है। तो फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। दैट्स इट। इसमें हमने क्या किया? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटा फॉर्मेशन से कैसे निकाला हम? उसमें क्या था फॉर्मूला? एनीथिंग याद करो, वहां पे पहले प्रोडक्ट था और फिर क्या था? रिएक्टेंट। वहां पे फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया, बट इस केस में क्या करेंगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये डिफरेंस याद रखिए बेटा, नोट इट डाउन।
वेरी सिंपल, यदि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डिसोसिएशन एंथैल्पी गिवन हो तो बस क्या करेंगे, पहले हम रिएक्टेंट की डिसोसिएशन एंथैल्पी ऐड कर लेंगे और उसमें से प्रोडक्ट की डिसोसिएशन एंथैल्पी सेपरेट कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट जैसे इसको एग्जांपल से समझना हो तो यू कैन राइट द एग्जांपल, फोकस ऑन बोथ, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बेटा एक रिएक्शन है N2 plus 3H2 gaseous will give you what? 2NH3 gaseous। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? क्या बात है, कि एक ही याद हुआ सर मुझे स्टार्टिंग से। बिल्कुल ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये आपको 12 तक मदद करेगा, इवन इन नीट में भी पूछा गया है इससे क्वेश्चन। देखिए ध्यान से बेटा, एक रिएक्शन है, किस किस के बीच में है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है? अमोनिया। NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। ठीक है, इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक बार ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको सबके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। तो नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड होता है? जसप्रीत, हाइड्रोजन में H2 मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड? सिंगल। वेरी गुड, सिंगल बॉन्ड। अमोनिया का स्ट्रक्चर पता है किसी को? 3 NH बॉन्ड, 3 NH बॉन्ड, लाइक दैट। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमें सबका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करेंगे? डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, एक बार ध्यान से बोर्ड पे देखो सभी, क्या फॉर्मूला है? डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस डिसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? रिएक्टेंट को डिसोसिएट करो तो रिएक्टेंट में हमें कितने बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा? एक नाइट्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन की कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे? 3। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 3। तो वी कैन से दिस इज इक्वल टू डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे लिखेंगे? दिस इज डेल्टा H ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा H ऑफ H सिंगल बॉन्ड H, लाइक दैट। तो ये हमने किसका लिख दिया? रिएक्टेंट का। इसी तरह से हम बॉन्ड डिसोसिएशन लिखेंगे प्रोडक्ट साइड का, और रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को सेपरेट कर देंगे माइनस। अच्छा, हु विल टेल मी हाउ मेनी NH bonds are present on product side? 3. 3. So is it correct? Simply we multiply by 3 or anything else? सोचो अच्छे से। Multiply by 2. मल्टीप्लाई 2। वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा। 3 बॉन्ड तो एक ही अमोनिया में है, बट इस तरफ कितने अमोनिया है? 2। तो 2 अमोनिया में कितने बॉन्ड होंगे? 6 बॉन्ड। क्लियर? So we have to multiply 6 into bond dissociation of NH bond. Exactly. तो 2 में हो जाएंगे 6। तो पहले रिएक्टेंट की निकालनी है बॉन्ड डिसोसिएशन, सबका सम कर लिया हमने, और फिर प्रोडक्ट की निकाल के सेपरेट कर दिया। और यदि यहाँ पे फॉर्मेशन होता तो बेटा उल्टा करते, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते। क्लियर? नोट इट डाउन, एक न्यूमेरिकल। सर वो नीचे से थोड़ा विजिबल नहीं। ओके, वेट फॉर वेट फॉर बेटा, इज इट ओके नाउ? यस सर। ठीक, नोट इट डाउन। फिर एक क्वेश्चन कर, तो ये एक्सप्रेशन समझ में आया सभी को? एनीवन, एनी डाउट इन दिस? जसप्रीत, सुवेनी, नो सर। गुड। एनी sir. डाउट अप टू दिस? No, sir. एक और क्वेश्चन करते हैं इससे।
बेटा ये तो हमने एक्सप्रेशन को लिखना सीखा है। अब देखो न्यूमेरिकल में आपको सबकी वैल्यूज गिवन होगी, फिर आप वैल्यूज को पुट करोगे एंड देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। क्लियर? जैसे हमने लिखा है एन ट्रिपल बॉन्ड एन की डिसोसिएशन, एच एच की डिसोसिएशन। अब न्यूमेरिकल में आपको सबकी वैल्यूज गिवन होगी। जैसे एक क्वेश्चन ट्राई करो। दिस इज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑन दिस बॉन्ड डिसोसिएशन। तो ये इंथैल्पी से रिलेटेड हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। राइट डाउन, कैलकुलेट enthalpy of reaction for following reaction reaction है बेटा 2C2H2 plus 5O2 gaseous, this is gaseous, this is 4 times of CO2 gaseous plus 2 times of H2O gaseous। ठीक है, अब देखो आपको सबकी वैल्यूज गिवन है बॉन्ड डिसोसिएशन की। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि CH की कितनी गिवन है। CH बॉन्ड की जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है दैट इज 414 किलो जूल पर मोल। 414 CH बॉन्ड की। C ट्रिपल बॉन्ड C की जो डिसोसिएशन एंथैल्पी आपको गिवन है दैट इज 810। नेक्स्ट आपको गिवन है O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की वैल्यू गिवन है 499। C डबल बॉन्ड O की गिवन है 724 और लास्ट जो हमें वैल्यू गिवन है वो है बेटा OH बॉन्ड। OH की गिवन है दैट इज 460। नोट करो फिर डिस्कस करो। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली करना होगा, बाकी है बिल्कुल आसान। यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन केयरफुली, दैट्स इट। क्वेश्चन लिखा सभी ने? देखो सबसे पहले हमें बॉन्ड डिसोसिएशन लिखने के लिए सबके स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं। रिएक्शन लिखो, ट्वाइस ऑफ C2H2, 5 ऑफ O2, 4 CO2 प्लस 2H2। ठीक है बेटा, C2H2 होता है इथाइन, और इथाइन के अंदर कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल Triple बॉन्ड। bond. वेरी गुड। तो ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन हम किसके थ्रू लगा देंगे? सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड होता है? वेरी गुड, डबल डबल बॉन्ड। ठीक है, CO2 का स्ट्रक्चर पता होगा सभी को, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लाइक दैट। और लास्ट वाला वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है? HOH, लाइक दैट। आया समझ में? अब एक बार सभी बोर्ड पे ध्यान देंगे एक्सप्रेशन लिखते टाइम। ठीक, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। रिएक्शन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या था बेटा? समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट। सही है या फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। Product. रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्लियर? इट इज करेक्ट। नाउ अब देखो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, एक बार ध्यान दो बोर्ड पे। पहले रिएक्टेंट का लिखते हैं। इस C2H2 मॉलिक्यूल में कितने तरह के बॉन्ड है? 2 तरह के। एक है CH बॉन्ड, एग्जैक्टली CH सिंगल बॉन्ड, और CC ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कितने CH बॉन्ड है इसमें? 2. 2। 2 CH 2 के, और CC ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं? 1। ठीक है, अब बेटा इसको कैसे लिखेंगे? दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C। बट ये कितने मॉलिक्यूल्स हमने लिए? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स वी टुक? 2 मॉलिक्यूल। 2 एग्जैक्टली, तो एक में ये एक है, 2 में कितने होंगे? 2। आया समझ में? 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमने कितने मॉलिक्यूल लिए? 2। तो 2 में ट्रिपल बॉन्ड कितने मिलेंगे? 2। ठीक है, अब बताओ CH बॉन्ड कितने होंगे यहाँ पे? हाउ मेनी CH बॉन्ड? टोटल कितना होगा? 2 तो एक ही मॉलिक्यूल में है, तो 2 4 मॉलिक्यूल। वेरी गुड, 4 इज करेक्ट। 4 टाइम्स ऑफ CH बॉन्ड। आया समझ में? एक मॉलिक्यूल में 2 CH है, 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 4। अब लास्ट बचा ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कितने हैं? ओ डबल बॉन्ड ओ एक, तो 5 में कितने होंगे? 5, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच ओ डबल बॉन्ड 2, दैट्स इट। ये हमने रिएक्टेंट में सब तरह के बॉन्ड का डिसोसिएशन लिख दिया, सबका सम कर दिया, माइनस प्रोडक्ट। अच्छा प्रोडक्ट का कौन बताएगा? CO2, CO2 की वजह से। जबप्रीत आप ट्राई करो बेटा। CO2 में कौन से बॉन्ड हैं? दोनों बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, ये भी C डबल बॉन्ड O और ये भी C डबल बॉन्ड O। तो CO2 के अंदर कितने C डबल बॉन्ड O? 8 bond. C डबल बॉन्ड O 2 बॉन्ड हो गए। ओके टोटल आपने बताया 8, वेरी गुड। 8 में 2 है तो 4 में कितने होंगे? 8, तो दैट इज 8 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच C डबल बॉन्ड O। अब लास्ट बता दो जल्दी से, वाटर में OH बॉन्ड है 2, 4. हाँ बिल्कुल सही है, 4 हो जाएंगे ओवरऑल। एक में 2 OH बॉन्ड है तो 2 मॉलिक्यूल में 4 बन जाएंगे, 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच ऑफ OH। क्वेश्चन कंप्लीट। अब सिर्फ वैल्यूज डालनी है, देखो सबकी वैल्यूज गिवन है। अब ये आपका काम है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 2 इंटू ट्रिपल बॉन्ड की गिवन है बेटा 810, प्लस 4 इंटू CH बॉन्ड की देखो 414, प्लस 5 इंटू ऑक्सीजन की कितनी गिवन है 499, माइनस कर दो बेटा, पूरा ब्रैकेट है, उसके बाद माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 टाइम्स ऑफ CO, इसका 8 टाइम्स, 8 टाइम्स ऑफ 724, प्लस 4 टाइम्स ऑफ OH, इसका 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ऑफ 460। जल्दी से कैलकुलेट करके यू कैन यूज द कैलकुलेटर फॉर दिस। अदरवाइज बेटा नीट या JEE लेवल का आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, इस तरह की कैलकुलेशन एटलीस्ट हम कर सकते हैं। प्लीज 4 2 5 इन्हीं से ही तो मल्टीप्लाई करना। बताओ क्या आएगा फाइनल आंसर? चलो हाँ करके बताओ फाइनल। तभी ट्राई करेंगे। Sir, minus 1861. वेरी गुड, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दैट इज करेक्ट आंसर। माइनस ऑफ फाइनल आंसर होगा बेटा -1861। अच्छा यूनिट बिना आंसर इनकम्प्लीट है और गलत। बताओ यूनिट क्या रहेगी? क्योंकि हमने Sir, स्टार्टिंग में kilojoule. किलो जूल, क्लियर, पर मोल नहीं देगी बेटा, आप मोल से तो मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, 2 5, तो मोल से तो मोल कैंसिल हो जाएगा, आंसर किस में रहेगा? किलो जूल। -1861 इज करेक्ट, नोट इट डाउन, -1861। अपनी कैलकुलेशन देखिए। बाकी सभी के यही आ रहा है, एवरीवन इज गेटिंग द सेम, क्रॉस चेक करो। Yes, sir. ठीक है बेटा, सभी का यही आ रहा है, दिस इज करेक्ट, आई वांट टू चेक, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, नोट इट डाउन, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ गलत, ठीक है, नोट इट, जल्दी लिखो। तो ये समझ में आया सभी को, बिल्कुल आसान है, बस
यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको सभी के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, ताकि आप बॉन्ड रिलेट कर सको कि कौन से बॉन्ड कितने ब्रेक करने हैं। फाइन, तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा, ये थर्मोकेमिस्ट्री यहाँ पे एंड होती है। वी कंसिडर ऑल टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। अब लास्ट फेज जो है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ और थर्ड। बिफोर दैट वी डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड जीरोथ लॉ। तो बताओ बेटा, जीरोथ लॉ कौन एक्सप्लेन करेगा फिर से? व्हाट वाज द जीरोथ लॉ? उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? एनीवन? कि जब दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होंगे तीसरे के साथ, तो वो दोनों सिस्टम आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो जीरोथ लॉ इज लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर हमने फर्स्ट लॉ डिस्कस किया। सो हु विल एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ? Energy neither created nor destroyed. ठीक है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो सुवेनी, कैन यू टेल मी बेटा एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ? वहां पे हमने फॉर्मूला बार बार यूज किया, व्हाट वाज दैट? इंटरनल एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी सम dq ऑफ, equal to dw plus dq. very good, that is internal energy change is the sum of work and heat involved. Clear? So next आगे बढ़ेंगे, after first law we are going to discuss that is second law of thermodynamics. Clear? तो काफी important है, write down second law of thermodynamics. second law of thermodynamics. बेटा इसको short form में क्या लिखेंगे? Slot. SL. Very good. Float. Clear? That is second law of thermodynamics. अब बेटा ये जो लॉ है, इसमें दो साइंटिस्ट ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए। तो सबसे पहले कैल्विन और प्लैंक ने दिया, इसके बाद क्लाउसियस ने अपना स्टेटमेंट दिया। तो आपको नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन इन बोर्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कैल्विन, प्लैंक एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ क्लाउसियस। आपको दोनों स्टेटमेंट अच्छे से याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, राइट डाउन कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो कैल्विन प्लैंक ने क्या समझाया सेकंड लॉ के बारे में? इन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी डिवाइस पॉसिबल नहीं है जो पूरी हीट को किसमें बदल दे? वर्क। याद है सभी को? इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क? नो। तो ये कैल्विन ने बताया था। हाँ बताओ साहब। हाँ, दोनों साइंटिस्ट के नाम है, कैल्विन अलग है, प्लैंक अलग है। ठीक है, ये वही वाले कैल्विन है जिन्होंने कैल्विन टेम्परेचर दिया, याद है? और ये वही प्लैंक है। Planck constant. वेरी गुड, प्लैंक कांस्टेंट दिया। प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी आई थी एटॉमिक में, याद है सभी को? ठीक है, तो वो था सेम। देन नाउ कैल्विन प्लैंक ने क्या समझाया, ये क्लियर हुआ कि ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है एक साइक्लिक प्रोसेस में ऑपरेट करते हुए पूरी हीट को किसमें बदल दे? वर्क। तो ये बात सही भी है, पूरी हीट को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ हीट क्या हो जाती है? लॉस। ठीक है, तो राइट डाउन द स्टेटमेंट दैट इज इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to construct a device which operate in a cycle and produces no effect other than the production of heat, production of work and transfer of heat from a single body. तो बेटा मेन बात जो मुद्दे की बात है वो सिर्फ यही है कि हम पूरी हीट को पूरे वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
क्लियर? तो इस लाइन का मतलब तो ये है। तो ये काफी स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसकी हमने वर्ड टू वर्ड में मैच कराया। It is impossible to construct a device which operates in the cycle. ऐसा device हम construct कर सकते हैं, it produces no effect other than जो work produce करने के अलावा कोई और effect produce करता है. It produces no effect other than the production of work. Clear? इसका मतलब ऐसा कोई भी डिवाइस पॉसिबल नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ वर्क करके दे। जो वर्क होगा तो हीट क्या हो जाएगी? लॉस। पूरा इनपुट जो है, बताओ क्या इनपुट आउटपुट के बराबर होगा? नो। क्लियर? तो आपको याद होगा बेटा, हमने एक इंजन डायग्राम सीखा, दैट इज इंजन। ध्यान से समझना। जैसे इंजन में हमने Q1 इनपुट किया है, Q1 हमारा इनपुट है, इतनी हीट हमने इसमें डाली और आउटपुट हमें मिला वर्क W। वर्क इज अवर आउटपुट। ठीक है, तो बताओ क्या Q1 वर्क के बराबर हो जाएगा? No. No, sir. वेरी गुड। Q1 वर्क के बराबर नहीं होगा। यदि बराबर हो गया तो क्या मतलब निकलेगा कि पूरी हीट किसमें बदल गई? Work. इट इज नॉट इक्वल। तो होगा क्या, यहाँ से वर्क करते टाइम इंजन कुछ हीट लॉस कर देगा, मान लिया Q2। Q2. आया समझ? तो बताओ तीनों में रिलेशन क्या बना? Q1 जो हमारा इनपुट था, इनपुट के दो भाग हो गए, दो डिवीजन हो गए। एक तो वर्क में बदल गया और दूसरा कहाँ पे चला गया? हीट लॉस। तो हम कह सकते हैं Q1 जो है वो किसके इक्वल होगा? W प्लस Q2। Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। नोट इट डाउन। इसके बाद देखेंगे क्लाउसियस स्थिति। तो बेटा ये समझ में आया? स्टेटमेंट आप समहाउ रेट करके भी लिख सकते हो, जरूर नहीं है कि वर्ड टू वर्ड यही लिखना है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच कन्वर्ट होल ऑफ हीट इनटू वर्क। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे स्टेटमेंट 2, दैट इज क्लाउसियस स्टेटमेंट। CLAUSIUS क्लाउसियस। इनका भी स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, पहले इसको समझो फिर हम इसको छापेंगे। क्लियर? ठीक, छापने की बड़ी जल्दी रहती है, अच्छी बात है। दैट इज नॉट ए बैड हैबिट। Clear? So I am very happy to announce you all that this Agam is starting making notes in the class only. Otherwise, he used to write in rough और इसके बाद ये घर जाके फेयर में करता। और that's why we can see कि इसके एक भी चैप्टर के नोट्स आज तक कंप्लीट नहीं, बट फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स he developed a very good habit. बाकी आप में सभी पे डाउट नहीं कर रहा, बाकी ऑल आर गुड स्कॉलर, इवन यू पीपल यूज टू सेंड मी द कॉपी ऑफ नोट्स। अब बनाओगे? तो चलिए नाउ कम टू द पॉइंट। क्लाउसियस स्टेटमेंट। क्लाउसियस ने क्या बताया कि बेटा हीट ट्रांसफर जो है कभी भी, बताओ लो टेम्परेचर से हाई की तरफ होगा या हाई से लो की तरफ? आप खुद सजेस्ट करो। Low से high. क्या बात कर रहे हो? हीट सर ठंडे हाई से, टू लो। हाँ हाँ बेटा, एक्चुअली आपका कहने का मीनिंग फीलिंग वही था, बट इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन दैट इज इनकरेक्ट। बिल्कुल ठीक है। हीट जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? हाई से लो की तरफ। हाई टेम्परेचर का मतलब हॉट बॉडी और लो टेम्परेचर का मतलब कोल्ड बॉडी। इसका मतलब हीट का जो फ्लो है वो किसकी तरफ होगा? हाई टू लो। तो इन्होंने उल्टा बताया। इन्होंने क्या बताया कि ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो हीट को कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर सके, लो टू हाई। ये बात तो हमें पहले से ही पता थी, इजंट इट? ऐसा कोई भी डिवाइस पॉसिबल नहीं है जो हीट ट्रांसफर कर सके किससे किसकी तरफ? लो टेम्परेचर से हाई की तरफ, मतलब कोल्ड बॉडी से किसकी तरफ? हॉट बॉडी की तरफ। क्लियर? तो ऑब्वियसली हीट का जो फ्लो होता है वो किसकी किसकी तरफ होता है? हॉट से कोल्ड की तरफ। क्लियर? तो राइट डाउन स्टेटमेंट। इट इज इम्पॉसिबल
to construct a device. It is impossible to construct a device which produces no effect other than transfer of heat from low temperature to high temperature. Low temperature to high temperature. बिल्कुल सही बात है. हीट का जो फ्लो होता है एक्चुअल इन एक्चुअल, इसको नोट करके आप अलग से लिखेंगे ताकि आपको याद रहेगा. इन रियल हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर का मतलब हॉट बॉडी टू लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर का मतलब कोल्ड बॉडी. नोट इट. नोट इट डाउन. बेटा ये आपको एज द टर्म टू इज सब्जेक्टिव, तो आपको दो नंबर 2 मार्क्स में इनके स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं. यदि पूछे जाते हैं तो अच्छे से आप डायग्राम और जो भी डेफिनेशन है उनको आप अच्छे से स्टेट करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं. कैल्विन प्लैंक ने ये बताया कि पूरी हीट को वर्क में नहीं बदल सकते. क्लाउसियस ने ये बताया कि हीट का ट्रांसफर लो से हाई की तरफ कभी भी नहीं हो सकता. देखो नेक्स्ट बेटा, ये जो सेकंड लॉ है इसके अंदर हम सबसे लास्ट वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे. तो कैन यू टेल मी आउट ऑफ 4 थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल हाउ मेनी वी डिस्कस. हमने इंटरनल एनर्जी को पढ़ लिया डिटेल में. आफ्टर दैट वी डील विद एंथैल्पी इन डिटेल. तो कौन से 2 बच रहे हैं? दैट इज एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी. वो हम सेकंड लॉ के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एंट्रोपी क्या होता है और एंट्रोपी से हम क्या क्या चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट राइट डाउन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. बेटा ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था. कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? which may or may not need any initiative. वेरी गुड. सच प्रोसेस व्हिच अकर्स बाय इटसेल्फ. जो प्रोसेस खुद से हो जाएगा उसको कहेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. क्लियर? दैट इज सेल्फ इनिशिएटिंग प्रोसेस. जो खुद से हो जाएगा. एक बार उसको इनिशिएशन देने की जरूरत पड़ सकती है और इवन कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें इनिशिएशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी. क्लियर? तो ऐसे प्रोसेस जिनको आपको एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड नहीं होंगे दैट इज स्पॉन्टेनियस. क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. इज इट स्पॉन्टेनियस? हाई से लो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है. आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. ऑटोमेटिकली हीट जो है वो हाई टेम्परेचर हॉट बॉडी से किसकी तरफ फ्लो कर जाएगी? कोल्ड बॉडी की तरफ. क्लियर? जैसे फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. इज इट स्पॉन्टेनियस? फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. बिल्कुल सही है. गैस जो है वो किससे किसकी तरफ मूव करेगी? हाई से लो की तरफ. एग्जैक्टली. कॉन्सेंट्रेशन में भी होता है. बिल्कुल. डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ. तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो वो प्रोसेस हो गया जिसके अंदर हमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंट नहीं चाहिए. वो अपने आप ही हो जाए. ठीक है. तो वी कैन राइट दिस इज अ प्रोसेस
which occurs by itself, which occurs by itself. It may or may not require, it may or may not require initiation. It may or may not require initiation. बेटा ये वो प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली खुद से ही हो जाएंगे। हो सकता है उनको स्टार्ट करने की जरूरत पड़े और इवन स्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़े। जैसे स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? पहला एग्जांपल, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सेकंड एग्जांपल, फ्लो ऑफ गैस from high pressure to low pressure. Like that. Clear? Last one, that is non-spontaneous process. इसका मतलब non-spontaneous क्या हो जाएगा? वो प्रोसेस जो given condition में possible नहीं, which do not occur under given condition. Clear? So yes. Explain it again. For example, like definition. See, spontaneous process क्या होता है? That is self-occurring process. ठीक है? जैसे कोई प्रोसेस अपने आप हो जाए, उसको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे बहुत सिंपल, मान रिपीट, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, फोकस ऑन बोर्ड। बेटा स्पॉन्टेनियस एक बार फिर से समझिए सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्टेनियस का मतलब वो प्रोसेस जो अपने आप हो जाएगा खुद से। जैसे मान लो, एक बार ध्यान से सुने, आपको पानी चढ़ाना है अंडरग्राउंड टैंक से छत की टंकी में, क्या वो स्पॉन्टेनियस है? No, sir. प्रेशर देना पड़ा ना, वो स्पॉन्टेनियस कैसे हुआ? प्रेशर नहीं देना पड़ता तो स्पॉन्टेनियस होता, मतलब खुद से ही हो जाता। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब हमें कुछ न कुछ करना पड़ा। दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो है जिसमें कुछ नहीं करना पड़े, एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़े। जब हमने पानी चढ़ाया ऊपर की टंकी में, तो हमें हाइड्रोलिक प्रेशर मतलब मोटर का यूज करना पड़ा, मतलब एक्सटर्नल एजेंट काम में आया। बट मान लो इस रूम में कोई गैस है और उसको बार पास करनी, गेट खोल दो, गैस अपने आप पास हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब क्या कोई एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी इस प्रोसेस के लिए? नो। तो वी कैन से द फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर, क्योंकि गैस का जो प्रेशर रूम के इनसाइड है वो ज्यादा था और रूम के आउटसाइड क्या था? कम। तो ऑटोमेटिकली चल जाएगी हाई से लो प्रेशर की तरफ। बट जब हम पानी चढ़ाएंगे तो नीचे से ऊपर हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब वो पानी लिफ्ट होगा। गॉट इट? जैसे, और ये समझ में आया, फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर ऑटोमेटिक हो गया, स्पॉन्टेनियस। हीट वाला एग्जांपल देखो, जैसे हमने यहाँ पे एक चाय का कप रखा गर्मा गर्म और उसको थोड़ी देर रखी, तो क्या ठंडा करने के लिए आपको बर्फ का पीस डालना पड़ेगा या ऑटोमेटिक हो जाएगा? ऑटोमेटिक। तो बताओ ये कौन सा हुआ, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? Spontaneous. वेरी, बिल्कुल सही है। आया समझ में? तो स्पॉन्टेनियस जो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, हमें इतना करना पड़ सकता है कि चाय को कहीं से उठा के ठंडी जगह रखना पड़े, रख दोगे प्रोसेस अपने आप हो। हाँ बिल्कुल, मॉडरेट भी हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्लियर हुआ। स्पॉन्टेनियस आर सेल्फ अकरिंग प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट डाउन दोज प्रोसेस टाइम से रिलेट नहीं कर सकते, ज्यादा कम का। आपका कहने का मतलब सर चाय धीरे धीरे ठंडी होगी, उसको बहुत ठंडे में ले जाओ, रखते ही बर्फ बन जाएगा। तो चाय को आप बोल रहे कि स्पॉन्टेनियस जो है वो टाइम लेंगे। तो कैन एनीवन फ्रॉम योर साइड जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट? एक बच्चे का कहना है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ज्यादा टाइम लगेगा, क्या ये हमेशा होगा? सोचो। Sir, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता।
सही बात है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि चाय को आप अभी जम्मू में रखोगे, हो सकता है 2 से 5 मिनट ले ठंडा होने के लिए। यही चाय आप कश्मीर। चाय कश्मीर में या लद्दाख में ले जाओ, तो उसको जैसे ही उड़ाओगे, आपने देखा होगा काफी वीडियो बनाते हैं, ऊपर कहीं डाला और उसका बर्फ बन। हाँ हाँ, एक्सट्रीमली कोल्ड में कह रहे हैं ना, हुआ तो स्पॉन्टेनियस, आपको कुछ ठंडा थोड़ी करना पड़ा, ऑटोमेटिक हो गया। क्लियर? तो वो कंडीशन पे डिपेंड करेगी कि आप स्पॉन्टेनियस कंडीशन किस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किस कंडीशन में कर। ये क्लियर हुआ? टाइम हमेशा ज्यादा नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सारी कंडीशन। एग्जैक्टली। तो राइट डाउन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, those process which does not occur under given condition, मतलब दी हुई कंडीशन में वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं। इसका मतलब इनको क्या रिक्वायर्ड होंगे? एक्सटर्नल, दे रिक्वायर एक्सटर्नल एजेंट। इसका एग्जांपल समझ में आया? पानी वाला एग्जांपल, यदि आपको अंडरग्राउंड टैंक से ऊपर छत की टंकी में पानी डालना हो, तो आपको एक्सटर्नल एजेंट कौन होगा? एक्सटर्नल एजेंट मोटर, मोटर की रिक्वायरमेंट। राइट डाउन। हाँ हाँ, वो भी एग्जांपल हो जाएगा। जैसे लिफ्ट, बताओ लिफ्ट कौन सा है, स्पॉन्टेनियस वर्किंग या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस दोनों है। कैसे? यदि ऊपर चढ़ाना है तो क्या होगा? कोड लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ बिल्कुल। ऊपर चढ़ाना है किसी को तो आपको एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, मतलब प्रेशर। ठीक है। और नीचे लाना है तो स्पॉन्टेनियस। वैसे तो वो बैलेंस नीचे आती है, एकदम से आएगी तो आराम से नीचे गिरेगी, एग्जैक्टली ड्यू टू ग्रेविटी, बट बैलेंसिंग में वो धीरे धीरे नीचे आती है। गेटिंग माय पॉइंट? हम कह सकते हैं लिफ्ट जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस अंदर है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, लिफ्ट में ऊपर चढ़ना दैट इज वी कैन से नॉन स्पॉन्टेनियस, दैट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल एजेंट। बट जब वो नीचे आती है, इवन लिफ्ट के केस में वो भी नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि वो नीचे आना भी उसका एक मशीन के थ्रू होता है, बाई एक्सटर्नल एजेंट। द फ्रीली फॉलिंग ऑफ ए बॉडी, ये किस में आएगा? स्पॉन्टेनियस। वेरी गुड, फ्रीली फॉलिंग इज स्पॉन्टेनियस। क्लियर? उसमें आपको कुछ नहीं करना, करेगा जो कौन करेगा? क्लियर? तो टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा। एनी डाउट अप टू दिस? सारिका, सुवेनी, आदित्य, जगप्रीत एंड सहज, नो सर। नो डाउट? फाइन। तो इसकी नोट्स आप अच्छे से बनाना, एंड इन tomorrow's lecture would be the last lecture before Diwali, and we will complete thermodynamics in tomorrow's lecture only. ठीक है? तो सिंपल 2 पैरामीटर बचते हैं, गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज। ये हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? थैंक यू, हैव ए नाइस।